हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की। मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली गी और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री। सो हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन में आपके रिवीजन क्लासेस की, जिसमें पहले हम नेम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की डिटेल में। तो बच्चों जल्दी से क्विक रिवीजन की बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। सो एक चीज़ आपसे पूछी जाती है वो है मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। अगर ये मैकेनिज्म आ रहा है, आप देखेंगे पिछले 4-5 साल के सैंपल पेपर उठा के, फाइंड दिस मैकेनिज्म इन वन साइड हाइड्रेशन, अनदर साइड यू कैन फाइंड डिहाइड्रेशन। सो विल फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी कॉमनली। सेकेंड थिंग जो आपसे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि नेम रिएक्शंस क्या है। तो इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आपको वो करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें। तीसरी आती है इसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को बेसिक में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्कोहल क्या होता है। जब हम बात करें अल्कोहल क्या होता है तो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला आता है ROH, यानी OH ग्रुप जब एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे अल्कोहल कहेंगे, और यही OH अगर एराइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल, फिनॉल एराइल ग्रुप के साथ फिनॉल। और अगर हमारे पास ROR डैश का कुछ फॉर्मूला आता है तो हम उसे ईथर कहते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। सो जैसा हमने हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में पढ़ा था, सेम वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन फॉर अल्कोहल फिनॉल ईथर आल्सो। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो हमें मालूम है अगर एक OH प्रेजेंट है तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इफ वी हैव वन OH प्रेजेंट वी कॉल इट एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा दो OH प्रेजेंट है वी कॉल इट एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। मोर देन टू इफ वी आर हैविंग वी कॉल इट एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH वी हैव मोनोहाइड्रिक कंटेनिंग वन OH, डाइहाइड्रिक कंटेनिंग टू OH एंड पॉलीहाइड्रिक कंटेनिंग मोर देन टू OH ग्रुप। हम बात करते हैं नंबर ऑफ OH में। मोनोहाइड्रिक में कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी। सो जिसमें एक OH प्रेजेंट है इसको आगे हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ इस हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3 sp2 एंड sp। तो जिस कार्बन पे हमारे पास OH जुड़ा हुआ है हम उस कार्बन को देखेंगे, उस कार्बन पे कितने पाई बॉन्ड है, उससे हमें पता चलेगा कि उस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है। इफ इट हैज 0 पाई बॉन्ड देन वी कॉल इट एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इफ इट हैज 1 पाई बॉन्ड देन वी कॉल इट एज sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो हम उसे sp हाइब्रिडाइज कहेंगे। ये डिटेल मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी इसको रिवीजन करना है। एक OH है उसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट sp3 sp2 sp। सो sp3 में कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी ये भी हम हैलाइड्स में पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ आएगी। एक आएगा एल्काइल अल्कोहल, दूसरा आएगा हमारा एलाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, एलाइलिक मीन्स विनाइल के पास वाला, डबल बॉन्ड के पास वाला। मैंने कहा था याद रखना डबल बॉन्ड का पड़ोसी इज एलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कौन सा है, बेंजीन रिंग के पास वाला कार्बन बेंजाइलिक है। सो ये आपका नॉर्मल एल्काइल अल्कोहल है जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। इसके बाद अगर कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और उसके पास एक और कार्बन प्रेजेंट है, उस पर OH है, इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, डबल बॉन्ड का पड़ोसी। बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन आ रहा है और उस कार्बन पे अगर OH है तो इस कार्बन को हम कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक अल्कोहल। और इन सब में जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है उस पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp2 में कौन कौन से आएंगे, तो sp2 में हमारे पास आता है विनाइल। इस कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है, ये हमारा विनाइल अल्कोहल है। इसी तरह से अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे OH है हम उसे कहेंगे एराइलिक अल्कोहल या फिनाइल। ये हमारा फिनाइल, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और मैंने आपको बताया था sp3 के लिए हम डायरेक्टली ऐसा कार्बन लेते हैं जो ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। सो ये हमारा मोनोहाइड्रिक में आता है। डाइहाइड्रिक में हम बात करें तो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं व्हेन बोथ OH आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, जिसे हम विसिनल अल्कोहल कहते हैं। And when both OH are present on same carbon atom, we call it as geminal alcohol.
इसके अलावा अगर टर्मिनल्स पे हैं तो हम उन्हें टर्मिनल अल्कोहल भी कहते हैं, जैसा हमने हैलाइड्स में पढ़ा था। इसलिए हम बोल रहे हैं इसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज द सेम थिंग, सेम पैटर्न वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द केस ऑफ प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ओवर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ROH या AROH। सो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो तीनों का स्ट्रक्चर कॉमनली एक साथ पढ़ लेते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रही हूँ तो तीनों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वी नो दैट दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या इस ऑक्सीजन में कोई पाई बॉन्ड चेंज हुआ, सिग्मा बॉन्ड चेंज हुआ, लोन पेयर चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। वैसे तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करता, कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका हाइब्रिड स्टेट अभी भी sp3 ही रहेगा। सो ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा अल्कोहल हो गया। फर्क क्या आएगा? फर्क सिर्फ बॉन्ड एंगल का आएगा। यहाँ बल्की ग्रुप बढ़ते जाएंगे, R बल्की है, जैसे जैसे R की बल्कीनेस इंक्रीज होती जाएगी बॉन्ड एंगल में वेरिएशन आएगा। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी हमारा यही बैंड स्ट्रक्चर होगा, यानी आप AR ले लें या R ले लें, आपके पास वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बैंड स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, जो हम क्लास 11 चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आगे हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ईथर है, सो ईथर में भी यही है, बस दोनों हाइड्रोजन हटा के हमने उसकी जगह एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दिए। सो ये हमारा क्या कंपाउंड बना? ये हमारा बना ईथर। ईथर अगर दोनों R सेम है, R and R dash, if they are same we call it as simple ether or symmetrical ether. If these two R and R dash are different, we call it as mixed ether or unsymmetrical ether. तो इस तरह से हमारे पास तीनों का स्ट्रक्चर सेम आता है, अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सो अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो इसको मैं मिटा रही हूँ और हेडिंग हमारी आ गई नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनमें सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन, फिर हम बात करेंगे कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड से, फिर हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सबसे पहले एल्कीन के कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एल्कीन से हम एक यूज़ करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और ये हाइड्रेशन एसिड कैटलाइज्ड होता है इस चैप्टर में। अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज आपके पास कोई एल्कीन आपने ली और उस एल्कीन में हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे आप, या कोई भी H आयन लेंगे, स्ट्रॉन्ग H आयन डोनर जो होगा। सो जनरली वी टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वी ऐड वाटर टू इट, एंड मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, OH यहाँ जाता है और H यहाँ जाता है, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज द मेथड दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, वी गेट अल्कोहल एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। अल्कीन से अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बनाना है तो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो ये तो हो गया जब हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यानी आपको प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो आप यहाँ यूज़ करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो होता है डाइबोरेन की प्रेजेंस में। वैसे मैं आप लोगों को नेम रिएक्शन में ये वाला मेथड बता चुकी हूँ। In presence of H2O2 and OH ion, and we get OH as per anti-Markovnikov rule, यानी अल्कीन में जब आपने डाइबर ऑफ BH3 डाला, that means B2H6 डाला, we call it as diborane. Presence of H2O2 and OH ion, we get अल्कोहल as per anti-Markovnikov rule। तो अगर कन्वर्जन्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करने हैं। एक वीडियो में आप लोगों को कन्वर्जन्स का भी डालूंगी, तो आप इसको देखें। ये हमारे एल्कीन्स की प्रिपरेशन है। मैकेनिज्म पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको कहा हमारे पास टाइम कम है, बट यस इसका मैकेनिज्म आप करेंगे। आप देखें मैकेनिज्म की एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, सारे मैकेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूँगी। सो ये हमारा एल्कीन से हो गया। नेक्स्ट मैथड हम बात करते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नोट कीजिए इसे। सो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर हम बात करें, यानी जिसमें हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये हम एल्डिहाइड की भी बात करते हैं, कीटोन की भी। यानी अगर आपके पास एल्डिहाइड है, आपने सपोज RCHO ले लिया, आपके पास ये कंपाउंड है दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने से आपके पास अल्कोहल मिलेगा। रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ
हाइड्रोजन पैलेडियम, तो इट गेट्स रिड्यूस्ड एंड वी गेट RCH2OH। कैसे हुआ? एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ा, सो वी गेट RCH2OH। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सो अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड गेट्स रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। अगर आपके पास कीटोन है, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कीटोन है, आपने इसमें जैसे ही H2 और PD डाला, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास? RCR-HOH, एंड दिस इज हाउ वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो ध्यान रखें, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से वी गेट अल्कोहल। फटाफट से नोट कीजिए। और अब हम बात करते हैं एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से क्या होगा? जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, से आपने RCOH लिया, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, आप यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट विच इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड। तो अगर आपने ये रिएक्शन यूज किया तो आपके पास फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा एंड वी गेट RCH2OH। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसी तरह से अगर आप कोई एस्टर कंपाउंड ले रहे हैं, उसके रिडक्शन से भी आपके पास अल्कोहल बनेगा। सो इवन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। सो आपको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड हो, अल्कोहल बनेगा, कीटोन हो, अल्कोहल बनेगा। सो अल्कोहल की ये प्रिपरेशन है हमारी कार्बोनाइल कंपाउंड से एंड प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर से। इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था RMgX। RMgX में स्पेसिफिक क्या है? मैग्नीशियम इज विद पॉजिटिव चार्ज एंड R इज विद नेगेटिव चार्ज, एंड ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है और अल्कोहल या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूजफुल है। आपको क्या ध्यान रखना है? कन्वर्जन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो यू ऐड HCHO डालेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, आप कोई भी अल्डिहाइड डेरिवेटिव लेंगे और आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा एंड वी हैव दिस सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आप कीटोन ग्रुप डालते हैं तो आपके पास बनता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल लिख रही हूँ, R एक ही है, यहाँ पे भी R एक है, दो मिथाइल है, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, ये वाले आ गए और यहाँ पे अल्कोहल बन गया। सो टर्शरी अल्कोहल बनता है जब हम कीटोन लेते हैं। ये बच्चों बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये कन्वर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यू वांट टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, यू कैन यूज HCHO, सेकेंडरी अल्कोहल, any derivative of aldehyde, depends how many carbon atoms we require in the product, and for tertiary alcohol we use ketone. So this is one of the very important reaction for your conversion part. इसको नोट कीजिए। ये प्रिपरेशन पार्ट ओवर हुआ, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। फिनॉल हम जानते हैं इट इज एराइल अल्कोहल। सो हमें ये बनाना है। एक तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जिसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कस किया था कि हेलाइड है, इससे बनाना बहुत मुश्किल है, उसके बहुत सारे रीजंस भी बताए थे व्हाई इट इज नॉट इजी, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन यस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इवन फॉर एरोमेटिक हेलाइड्स आल्सो एंड वी गेट दिस फिनॉल। क्या होता है? तो ड्रास्टिक कंडीशंस क्या है? वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है एंड वी कॉल इट एज डाउस प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाउस प्रोसेस। सो एक तो ये प्रिपरेशन हो गई कि हमने हेलाइड्स लिया और हेलाइड से हमने फिनॉल बना दिया। दूसरा, अगर आपको फिनॉल बनाना है, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड लें SO3H और इसमें NaOH डाल दें, आपके पास फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डालें इन प्रेजेंस ऑफ एचाइन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले ONA बनेगा, एचाइन डालेंगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से इस रिएक्शन को करते हैं N2+Cl-, आपको सिर्फ इसमें वाटर ऐड करना है और आपके पास फिनॉल बन जाएगा।
इसकी कॉमर्शियल प्रिपरेशन क्या है फिनॉल की? कॉमर्शियल प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं क्यूमीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को कैसे करना है बच्चों? इसमें आप O2 डालेंगे और ये O2 इस बॉन्ड के बीच में परऑक्साइड बना देगा, C यहाँ पे C है, यहाँ OH आ जाएगा, परऑक्साइड बना दिया। जैसे ही हमने इसको परऑक्साइड बनाया, हमने इसमें H आयन ऐड किया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड हमारे पास टूटा और ये हमारे पास यहाँ जुड़ गया। सो वी गेट फिनॉल एंड वी गेट CH3COCH3. So this is how the industrial preparation of phenol can be prepared by using cumene, that is isopropyl benzene. इसको नोट कीजिए, ये हमारा फिनॉल की प्रिपरेशन ओवर होती है। So 1, 2, 3 and 4. These 4 methods are the methods of preparation for phenol. ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, प्रिपरेशन या ओवर हो गई। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। वन इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर इज सॉल्युबिलिटी। सो बॉइलिंग पॉइंट सेम वही फैक्टर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास and inversely proportional to branching. बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको दिया जा सकता है, 4 कंपाउंड्स दे दिए, उनके नाम दे दिया, एंड यू आर सपोज टू अरेंज ऑल दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कैसे करना होगा? सबसे पहले देखें उनमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, मीन्स उनके जो मोलर मास है वो क्या है। जिसका मोलर मास ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा कार्बन है, वो इन सब में सेम होगा। अगर अल्कोहल की बात हो रही है तो जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसका मोलर मास ज़्यादा है, मोलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इन केस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है तो वो आइसोमर्स हो गए, और आइसोमर्स हो सकते हैं, है ना। आइसोमर्स अगर हो गए तो हम मोलर मास के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आपको ब्रांचिंग के बेसिस पे करना है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस अरेंज करने में आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जितने भी अरेंज वाले क्वेश्चन है वो सारे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। तो हम जानते हैं ये जो अल्कोहल्स है, फिनॉल है, ये जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं एंड दस दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, इवन दे आर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इन वाटर। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं कि ये 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जब ये O और H का बॉन्ड टूट रहा है, क्लीवेज ऑफ दिस O एंड H बॉन्ड। तो जब ये अपना H देगा तो पहली बात ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, और दूसरा जब ये अपना H दे देगा तो O पे लोन पेयर है वो आ जाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है अगर कुछ रिएक्शंस में बॉन्ड टूट रही है। कौन सी रिएक्शन में टूटती है इसकी हम बात करेंगे। सो फर्स्ट व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल, आपके पास सोडियम है या एल्यूमिनियम है, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास ये वाला बॉन्ड टूटता है। पहली चीज ध्यान रखें। सो जब भी आपके पास ROH है, आपने Na डाला या एल्यूमिनियम डाला, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा? O और H का। सो प्रोडक्ट क्या बना? RONA, H2 रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, दूसरा एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। सो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, इक्वेशन को बैलेंस कर लें। सो हमारे पास मेटल डालने से OH बॉन्ड टूटेगा, पहली रिएक्शन। दूसरा, अगर आप इसमें कोई बेस डाल दें, स्ट्रॉन्ग एल्कली डाल दें, NaOH डाल दें, तो भी ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, H2O निकलेगा। सो आपने जब ROH लिया और उसमें NaOH डाल दिया, इसका H इसका OH निकला, H2O अलग हो गया, और साथ में ये वापस से ही प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम अल्फॉक्साइड। सो अगर आपने कोई बेस डाला है तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो भी यही होगा। तो मेटल डाला, यही होगा, बिकॉज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉट मेटल्स। ये बेस हो गया, ये भी हमारी यही रिएक्शन होगी। थर्ड होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप लोग जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। आपने अल्कोहल लिया, आपने एसिड लिया, इसका H और इसका OH निकला, फिर से वही रिएक्शन हुई, H निकला है, O और H की क्लीवेज हो रही है, एंड वी हैव RCO, लेट मी राइट दिस एज OR डैश।
सो ये हमारा एस्टर बन गया। सो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ये रिएक्शंस नोट कीजिए, ठीक है, नोटेड। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड अगर आपके पास है, व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं नेम रिएक्शन में। अगर इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करें तो फिर से ये OH बॉन्ड टूटेगा, CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड से हमने ट्रीट किया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो है OCOCH3 एंड दिस इज नथिंग बट एस्पिरिन। एस्पिरिन की प्रिपरेशन भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। सो सैलिसिलिक एसिड में भी OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है एंड वी गेट द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। सो ये सारी रिएक्शंस शो कर रही है OH बॉन्ड की क्लीवेज को। सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच शो द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब हम बात करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज की जिसमें OH पूरा एक साथ टूटता है, यानी क्लीवेज होगा C और O के बीच के बॉन्ड का। OH पूरा निकलेगा नहीं, C और O के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, वो बॉन्ड टूटेगा। और उस केस में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उस केस में मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये नोट कीजिए और आगे हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है जब हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज होगा C-O का। सो अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी फिर से हम प्रीवियस चैप्टर में पूरी पढ़ चुके हैं, जिसमें OH बॉन्ड पूरा टूटेगा। और अगर आपको याद हो हैलाइड की प्रिपरेशन हमने इसी से ही पढ़ी थी। रिएक्शन क्या है, सो इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। रिएक्शन है आपके पास, मान लीजिए ROH है, आपने इसमें HX ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, OH टूटा, RX बन गया, यानी ये बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। अगर आपने इसमें PX3 डाल दिया या PCl3 डाल दिया या PCl5 डाल दिया या आपने SOCl2 डाल दिया, सारी रिएक्शंस हमने एल्केन हेलोइरिन्स पे पढ़ी हुई है, प्रीवियस वीडियो आप देखें, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। आपके पास फिर से RX या RCl बनेगा। तो इन सब में हमारे पास OH बॉन्ड की ही क्लीवेज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, अगर हम बात करें, दिस इज 1 2 3 4, फिफ्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आपके पास ROH है, इसका हमने डिहाइड्रेशन किया। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, सो डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। D मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन इज वाटर, सो रिमूवल ऑफ वाटर। सो इसमें आपने H2O निकालना है, किसकी प्रेजेंस में, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमें मालूम है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इसके OH प्लस H मॉलिक्यूल। अगर OH इस कार्बन से टूट रहा है तो H इस कार्बन से ही निकलेगा। दो एडजेसेंट एटम से एलिमिनेशन होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। और इसका मैकेनिज्म प्लीज बच्चों कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया था, एक हाइड्रेशन और एक डिहाइड्रेशन, दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये दोनों मैकेनिज्म इफ यू सी द सैंपल पेपर्स वेरी कॉमनली इज यू कैन फाइंड। सेकेंड थिंग, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर 4 to 5 year papers, all year paper there you will be having, you will find this question of mechanism, hydration or dehydration. One side you have hydration, another side you may have dehydration, so please go through the mechanism of this. So what will happen, इसका OH निकला, इसका H निकला, and we have elimination reaction with the elimination of water and we get alkane. So this is another property in which OH टूट रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, that is oxidation. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगी, सो जब हम ऑक्सीडेशन की बात करें, मान लीजिए आपके पास RCH2OH है, आपने इसका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, कहाँ से, एक इस कार्बन से एक इस ऑक्सीजन से, तो आपके पास आया RCH डबल बॉन्ड हो, क्योंकि जब एलिमिनेशन होता है तो मल्टीपल बॉन्ड आता है। देखिए कैसे रिएक्शन होगी, इसके पास एक H है, OH है, R है, एक ये एटम लिया, एक ये एटम लिया, इन दोनों एटम से जब आप एलिमिनेशन करेंगे, मैं दूसरा कलर लेके आपको बता देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस एटम से एक एटम निकल रहा है, इस एटम से एक एटम निकल रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन निकाल लीजिए और ये हाइड्रोजन निकाल लीजिए। जब एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन जैसे ही हुआ आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, ये ना डबल बॉन्ड C और O के बीच में, और आपके पास अल्डिहाइड आ गया। सो व्हेनेवर यू विल बी हैविंग प्राइमरी अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, मैं बता देती हूँ आपको, सेकेंडरी अल्कोहल सपोज आपने लिया, यहाँ पे R है, अभी भी दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, आप बताएंगे प्रोडक्ट क्या बना। दिस इज सो इजी, ऑक्सीडेशन किया मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, कीटोन बन गया।
यही चीज हमने पढ़ी थी, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था रिडक्शन से, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन किया, वही चीज वापस रिवर्स हो गई। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाना है, बट द प्रॉब्लम इज अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो ये वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी भी पॉसिबिलिटी है, ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दे गेट ऑक्सीडाइज फर्दर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने हैं, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने हैं जिससे रिएक्शन यहीं पे ही स्टॉप हो जाए। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वी गेट एसिड अल्टीमेटली। वी हैव टू स्टॉप द रिएक्शन हियर ओनली। हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, आप यहाँ जोन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, कोलिन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको यूज़ करके आप इनको अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, नोट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पीडीसी पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। टर्शरी अल्कोहल की हम बात करें तो टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो एनी ऑक्सीडेशन रेडिली। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं ईजिली। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन की। जब हम डिहाइड्रोजनेशन की बात करें तो यहाँ रिएजेंट हम यूज करते हैं कॉपर 573 केल्विन, जिसे कॉमनली याद रखने के लिए बच्चों ध्यान रखना, मैं इसे कॉपर 300 बोलती हूँ। याद रखें कॉपर 300 डिहाइड्रोजनेशन है। कॉपर 300 किसके लिए? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन इज डी मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। सो डिहाइड्रोजनेशन किससे हो रहा है? कॉपर 300। क्या किया आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, इसमें डाला कॉपर 300, क्या बना? हाइड्रोजन ही तो निकालने, यही तो रिएक्शन हुई बच्चों, अल्डिहाइड बन गया सीधे सीधे RCHO। सेकेंडरी अल्कोहल लिया, क्या बना? कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल लेते ही क्या बना? कीटोन। अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेंगे, देखो ऑक्सीडाइज तो नहीं होता टर्शरी अल्कोहल, लेकिन अगर हमने टर्शरी अल्कोहल कॉपर 300 से किया वी गेट एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, हाइड्रोजन तो है नहीं, अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। लेट मी यूज अनदर कलर सो दैट इट वुड बी विजिबल टू यू। अब आपके पास, इसको मान लीजिए मैंने CH3 कर लिया, ठीक है। अब एक ये एटम से बॉन्ड टूटेगा, एक इस एटम से बॉन्ड टूटेगा, तो इस एटम से तो जो कंपाउंड निकला OH निकला, इसके पास वाले एटम से जो बॉन्ड टूटेगा वो एक हाइड्रोजन निकलेगा। सो यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला तो अभी भी वाटर, लेकिन अब की C और O से नहीं निकल रहा, अब की दोनों C से निकल रहा है। सो प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ R है, यहाँ C है, यहाँ R है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन इन दो एटम्स के बीच में हो रहा है। एंड दस विद टर्शरी अल्कोहल ऑन एडिंग कॉपर 300 वी गेट एल्कीन। नोट कीजिए इसे, हमारे पास एल्कीन बनेगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। बच्चों जल्दी से इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें डिहाइड्रोजनेशन की हमने बात की यूजिंग कॉपर 300, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस, कुछ ऐसी रिएक्शंस जो फिनॉल के लिए बहुत कॉमन है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल लिखिए, और क्योंकि फिनॉल है तो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक है तो ESR होगी। सो अब हम कुछ ESR रिएक्शंस देख लेते हैं। सो जब भी हम फिनॉल का ESR करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपने फिनॉल लिया और उसका नाइट्रेशन किया। अगर आप डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, क्योंकि OH ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो आपके पास नाइट्रो, ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। और अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो नाइट्रो तीनों पोजीशन पे आ जाएगा। वी गेट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज नोन एज पिक्रिक एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है इन दोनों में से ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो इस केस में ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी और इसमें इंटरमोलिकुलर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट
ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल के पीस भी पास पास आ जाएगा, उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, एंड दस दिस हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, एंड दस ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन मैथड। बच्चों ध्यान से सुन लेना, छोटे छोटे टॉपिक्स इस बार आपके एमसीक्यू में आने के पूरे चांसेस है, इसलिए हर टॉपिक को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुने। सो दिस वुड बी द मेजर वन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, this has more boiling point due to intermolecular hydrogen bonding. These two being isomers, still they can be easily separated by steam distillation method because of their difference in boiling point. और difference in boiling point क्यों है? Hydrogen bonding important factor है। This is picric acid. How we can prepare picric acid? Direct conversion पूछी जा सकती है। इसी तरह से अगर आप Br2 ऐड कर रहे हैं, आपने Br2 लिया, आपने Br2 जैसे ही इसमें ऐड किया, आपके पास फिनॉल के साथ, या आपने फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ आपके पास 2,3,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O। जैसे ही आपने वाटर डाला, आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें CH2 ऐड किया, कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो आपके पास ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल ही बनेगा, जिसमें पैरा यहाँ मेजर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इन दोनों के बीच में। सो ऑन चेंजिंग द सॉल्वेंट वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। नोट कीजिए इसे जल्दी से, उसके बाद हम कुछ नेम रिएक्शंस का सिर्फ नाम पढ़ेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शंस डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रेशन एंड हेलोजनेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इसमें कोलवेज रिएक्शन की, याद है नेम रिएक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ, कोलवेज रिएक्शन क्या हुआ, फिनॉल है, फिनॉल है, आपके पास NaOH और CO2 डाल दिया आपने, एंड वी गेट, क्या नाम है कंपाउंड का, सैलिसिलिक एसिड। कोलवेज रिएक्शन, डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज राइमर-टीमान रिएक्शन, अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज, राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन क्या होती है बच्चों? राइमर-टीमान रिएक्शन हमारी सैलिसिल एल्डिहाइड के लिए होती है। आपने फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ आपने ऐड किया क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड वी गेट सैलिसिल एल्डिहाइड। इंटरमीडिएट नहीं लिख रही हूँ, नेम रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये हमारा राइमर-टीमान रिएक्शन हो गया, नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे, आपके पास अगर फिनॉल है और आपने फिनॉल में जिंक ऐड किया, बच्चों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिंक ऐड किया, वी कॉल इट एज जिंक डस्ट और डिस्टिलेशन विद जिंक, क्या होगा, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, वी गेट बेंजीन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यूजिंग O2 और नॉर्मल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन, डाइक्रोमेट, आपके पास बनेगा पैराबेंजोक्यूनोन। और ये बच्चों 3 बार सैंपल पेपर में आ चुकी है, रिएक्शन जरूर कर लेना। क्वेश्चन कैसे आया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एयर लिखे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है रिएजेंट पे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करें। एंड ऑल दीज आर द रिएक्शंस गिवन इन योर NCERT, प्लीज गो थ्रू इट, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई फिनॉल्स की। सो अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर हो गई हैं। अब हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे एसिडिक नेचर कौन सा ज़्यादा है, विच वन इज मोर एसिडिक। सो पहली बात तो अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ बच्चों, उससे आपको आइडिया हो जाएगा विच वन इज मोर एसिडिक। एंड ट्रिक इज, अगर आपके पास प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, प्लस आई इफेक्ट है तो ये एसिडिक नेचर को कम करेगा, और अगर माइनस आई इफेक्ट है तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सब प्लस आई में आते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी हैं वो सारे इसमें आते हैं। इवन फिनाइल रिंग भी माइनस आई में आती है। बाकी एग्जाम्पल्स 11th की टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं, सिंपल तरीका मैंने बता दिया। सो अगर हम बात करें कि आपके पास एक ROH है और एक AROH है, दोनों में OH है, डिफरेंस क्या है R और AR का, R हमारा प्लस आई शो कर रहा है, AR हमारा माइनस आई शो कर रहा है। जरा बताएंगे कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, माइनस आई, यानी ये। सो AROH इज मोर एसिडिक। रीज़न क्या होता है, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, H अपना इलेक्ट्रॉन देके जल्दी चला जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है माइनस आई आने से।
ये GOC में मैंने आपको बताया हुआ है। आगे हम बात करते हैं, अगर आप इसी में ही प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है। प्राइमरी का मतलब इसमें एक R है, अल्कोहल वाले कार्बन पे एक R है, इसमें 2 R होंगे, इसमें 3 R होंगे। तो आप देख लीजिए R मतलब प्लस आई, जितना ज़्यादा प्लस आई बढ़ेगा एसिडिक नेचर उतना ही कम हो जाएगा। सो प्राइमरी इज मोस्ट एसिडिक among these three, then secondary and tertiary is the least one। और अगर इन दोनों की बात करें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो हम देखते हैं कि फिनॉल इतना एसिडिक है इवन वो ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट कर देता है, और अल्कोहल इतना वीक एसिड है कि ये अल्कोहल वाटर से भी के नियरली आसपास ही pH शो करता है, दैट इज इवन नॉट एबल टू कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो नोट कीजिए इसे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर के स्ट्रक्चर की हम बात करें सो वो हम पढ़ चुके हैं। R और R'। क्लासिफिकेशन की बात करें, मैंने आपको बता दिया अगर R और R' दोनों सेम है, if R and R' are same we call it as simple or symmetrical ether, if they are different we call it as mixed or unsymmetrical ether, mixed या unsymmetrical। अब हम बात करेंगे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। सो फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन। अभी हमने पढ़ा था एल्कीन का अगर हम हाइड्रेशन करें तो बनता है अल्कोहल। आपके पास है से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें वाटर ऐड किया तो बनता है अल्कोहल, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें जो हमने डिहाइड्रेशन में पढ़ा था, मतलब हम वाटर को रिमूव कर दें तो ये बनता है। यानी अगर हम अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल, अगर हमने अल्कोहल लिया, ठीक है, और उसमें से H2O निकाला, we take say 2 moles of this and the temperature is at 443, we get alkene, ठीक है। अगर आपने इसमें वाटर निकाला बट द टेम्परेचर यू मेंटेन इज 413 केल्विन, तो आपके पास बनेगा ईथर। ध्यान रखें कंडीशन सेम है, हायर टेम्परेचर से एलिमिनेशन होगा, लोअर टेम्परेचर से सब्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सो ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल by dehydration but at 413 Kelvin temperature. So this is one of the preparation. Next method आता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं विलियमसन्स को। विलियमसन्स पे नेम रिएक्शन पे कम क्वेश्चंस आते हैं, रीजन बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। रिएक्शन क्या है? आपके पास RX है, आपके पास RONA है, आपके पास NaX एलिमिनेट हो गया और ROR' बन गया। दिस इज ईथर, ये बनता है हमारा ईथर। दिस इज वाया विलियमसन सिंथेसिस। अब इस विलियमसन सिंथेसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं और इन लिमिटेशंस को हमको पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई एरोमेटिक ईथर बनाना है, तो आप हैलाइड कौन सा लेंगे और एल्कोक्साइड कौन सा लेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए, मैं फर्स्ट एक एग्जाम्पल दोनों केसेस लेके बता रही हूँ, उसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल्स बताऊंगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे ये X ले लिया और RONA ले लिया, और दूसरा आपने ले लिया यहाँ पे ONA और यहाँ ले लिया RX। दोनों में NaX निकल रहा है, ये बनता है। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम ये वाला बॉन्ड इसमें तोड़े और ये वाला बॉन्ड इसमें तोड़े। तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटता, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था यहाँ रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोडक्ट किससे बनेगा? इससे। ध्यान रखें, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा, जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ O और Na की क्लीवेज हो रही है, यानी यहाँ से टूटा, X यहाँ से टूटा, OR यहाँ जुड़ गया, एंड वी गेट दिस एरोमेटिक ईथर। सो एराइल ईथर जब भी बनाना है, वी कैन नेवर टेक एराइल हैलाइड। ध्यान रखें, हम एराइल हैलाइड कभी भी नहीं लेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। सिमिलरली अगर आपको टर्शरी ईथर बनाने हैं,
आपके पास एक तरफ प्राइमरी ईथर, प्राइमरी टर्शरी ईथर है, वो बनाना है तो क्या करेंगे? तो इस केस में हम कभी भी टर्शरी हेलाइड यूज नहीं करेंगे। हेलाइड हमारी प्राइमरी होगी, टर्शरी में अल्कोक्साइड होगा, यानी मतलब ये है हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो ये होगा, यहाँ पे Na और यहाँ पे C के साथ X, तो ये NaX टूट जाएगा और ये C यहाँ से जुड़ेगा। अगर हमने गलती से टर्शरी हेलाइड ले ली तो ईथर नहीं बनेगा बच्चों, एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सो अगर आपने टर्शरी प्राइमरी ईथर बनाना है तो आपको टर्शरी हेलाइड कभी भी नहीं लेना है, टर्शरी हेलाइड से आपके पास एल्कीन बन जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, सबसे पहले हम बात करेंगे वही बॉइलिंग पॉइंट, सेम प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, क्या ये पानी में सॉल्युबल है? अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल से कम होंगे या ज़्यादा होंगे? अल्कोहल से कम होंगे। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है बिकॉज अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, बट ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। सो ईथर हैज लो बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। बट जहाँ हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अल्कोहल भी सॉल्युबल है और ईथर भी सॉल्युबल है। अब ईथर क्यों सॉल्युबल है? ईथर इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा, ध्यान रखें। ईथर में जब सॉल्वेंट डाला वाटर, उसके साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। ये हमारे पास ईथर मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। सो ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। Ether has lower boiling point than alcohol because it has no hydrogen bonding with ether. अपने साथ नहीं बनाता, वाटर के साथ बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सो दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो नेक्स्ट आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, जैसे आपने ईथर लिया R और आपने इसमें HI से ट्रीटमेंट कराया या HI से ट्रीटमेंट कराया, तो एक यहाँ से क्लीवेज हुआ तो ROH बना और R' I बना, और अगर ये B क्लीवेज हो रहा है तो RH बना और RI बना, ROH बना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से होगा। ये प्लस है, माइनस है, ये हमारा माइनस है, तो ये टूटेगा तो इधर प्लस आएगा, ये टूटेगा तो इधर प्लस आएगा, और प्लस और माइनस को आपको ऐड करना है। तो ये अगर ए क्लीवेज हो रही है, बी क्लीवेज हो रही है, तो हम एग्जांपल लेके बात करते हैं कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास एक तरफ तो टर्शरी हेलाइड है और दूसरी तरफ आपके पास प्राइमरी है, तो ध्यान रखेंगे हेलाइड हमेशा टर्शरी होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा HI ऐड करने के बाद उसमें हेलाइड हमेशा टर्शरी होगा और अल्कोहल हमारा प्राइमरी के साथ जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर ये कंडीशन है, एक टर्शरी है एक प्राइमरी है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है और टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है विच इज मोस्ट स्टेबल, इसीलिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। दूसरी चीज एराइल, अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, आपके पास O and C है, HX डाला तो क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटेगा। अभी हमने पढ़ा था रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। सो जब O और C का बॉन्ड टूटेगा तो O के साथ आ गया H और C के साथ आ गया I। दिस इज हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस्ड ऑन विलियमसन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। और यही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस विलियमसन से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्लीज़ इस पे बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी में विलियमसन सिंथेसिस पे बेस्ड रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ये आपका कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ में। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक ईथर की। एरोमेटिक ईथर कौन कौन सी रिएक्शंस देता है? तो एरोमेटिक है तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। तो सबसे पहले लिख लीजिए एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए आपने एनिसोल लिया, एनिसोल मींस बेंजीन के ऊपर OCH3, ईथर हो गया ना। सो OCH3 लिया एनिसोल और इसका आपने हेलोजनेशन किया। आपको पता होना चाहिए OCH3 ग्रुप कौन सा है। सो ये है प्लस एम वाला, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मींस हेलोजन हमारा जाएगा, से आपने ब्रोमीन ऐड किया तो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। दिस इज हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस जब आप इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं।
रिएजेंट मैं कल बता चुकी हूँ, आप लोगों को नोट कीजिए। अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हैं तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, अल्काइलेशन कर रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। आपने इसका नाइट्रेशन किया, नाइट्रो ग्रुप आएगा ऑर्थो और पैरा पे। अगर आपने इसका अल्काइलेशन किया, आरएक्स ऐड किया एनाइड्रस AlCl3 के साथ, लेट मी चेंज पेन, तो आपके पास R आ गया ऑर्थो पे और R आ गया पैरा पे। इसी तरह एसाइल ग्रुप करेंगे RCOX एनाइड्रस AlCl3 के साथ, तो बच्चों यहाँ OCH3 COR ऑर्थो पे और ऐसे ही COR पैरा पे। ये हमारा इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ईथर के साथ। जल्दी से नोट कीजिए। तो ये हमारा ईथर के साथ रिएक्शंस हो गई। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ओवर होता है। मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने की। आप एक बार इनको रीड करें। सॉल्वेंट्स मैंने आपको नहीं बताया है, सॉल्वेंट्स गो थ्रू इट, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं। सो इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। वन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। सेकेंड, विलियमसन्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड, केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट आ सकता है अल्कोहल का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। एंड वन थिंग इज एसिडिक नेचर पूछा जा सकता है। सो विद दिस chapter is over. Please do NCERT questions and exemplar questions also. Thank you so much. Wish you good luck. Please give a like to this video and share to your friends as many as you can. Thank you so much. God bless you all.